यहां सीधा रुख करते हैं विधानसभा का, जहां पर बजट को लेकर जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो शुरू हो गई है। राशि वसूल की जाती है, यदि हाँ तो इस संबंध में आपके पास कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ई मित्र कियोस्क के द्वारा निर्धारित राशि से यदि कोई राशि ज़्यादा वसूल की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उस पर शास्ति भी लगाई जाती है। तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर तो उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। समय समय पर जो जो शिकायतें आई है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। जोधपुर में भी आप देखिए, शुरू में जो कियोस्क काम कर रहे थे, करीब 5,672 कियोस्क को मतलब ये काम दिया गया था। वर्तमान में मात्र 4,046 कियोस्क की काम कर रहे हैं। कितनी शिकायतें आई थी ऑल ओवर? कितनी शिकायतें आई और कितनों पे कार्रवाई हुई? शिकायतों के बारे में आपने मूल प्रश्न में प्रश्न नहीं किया था, लेकिन जो तो आप बता दें जिन कियोस्क के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है, एसडीएम के माध्यम से शिकायत की जांच की जाती है और जांच करने पर यदि उसकी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ शास्ति लगाई जाती है। को बताता हूं कि गत 2 वर्ष। अगला प्रश्न श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। प्रश्न संख्या 85। जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन जिला बूंदी में स्थित राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित कोई भी शिक्षक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थान से अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं है। अतः प्रतिनियुक्तियों के कारण छात्र छात्राओं का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। 2. प्रश्नोत्तर के खंड 1 में उल्लेखित अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इस उत्तर को पढ़ा। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मैंने जो प्रश्न पूछा है उसी में बिल्कुल प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरे पास आदेश की मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि मुझे इतना सा बता दें कि कल की तारीख में मेरी विधानसभा क्षेत्र से एसडीएम कार्यालय कलेक्टर साहब के यहाँ से दूसरे जिले में जोधपुर से कितने डेपोटेशन निरस्त किए और कितने टीचर्स ने, मंत्रालय कर्मचारियों ने मेरे यहाँ ज्वाइन कर लिया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये कितने लोग थे उसकी मुझे लिस्ट देने की कृपा करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरे यहाँ लोग स्कूल में ताले लगे हुए हैं। प्लीज प्रश्न पूछने का भाषण दे रहे हैं। प्लीज बड़ा सीनियर है, प्लीज भी सीनियर है आप मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि बूंदी जिले में 9/12/2021 से पहले यहाँ पर प्राथमिक शाला में 3 व्यक्ति जो थे वो प्रतिनियुक्ति पर थे, माध्यमिक में 13 थे। 9/12/21 को हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा ने परिपत्र जारी कर पूरे राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पे जो लगे हुए थे उनको कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया। उसके बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में, जैसा मैंने मूल प्रश्न में बताया, कि प्रतिनियुक्ति पर कोई नहीं है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य, आप प्लीज अंकित नहीं होगा जब है ही नहीं प्रतिनियुक्ति में। आप प्लीज मिस्टर दिलावर हैव नो राइट टू इंटरमिनेट। आई एम सॉरी, गलत बात करते हैं आप नोट अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा। प्रश्न संख्या 86। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर। सदस्य सीनियर हैं आप, कैसे एक्सेट एग्जाम्पल कर रहे हैं आप? मैं वर्तमान प्लीज आई एम सेइंग, आर यू सीनियर मेंबर और जूनियर मेंबर? प्लीज बी सीटेड। आर यू सीनियर मेंबर, जूनियर मेंबर? क्या मतलब हुआ? आप अभी बैठे बोल रहे हैं आप? मैं प्लीज, आई सेड आई विल नेम यू। बेटा प्लीज, आई विल नेम यू। कटिया जी, आई विल नेम यू। आई सेड दिस इज नॉट द वे। मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न आगारों की 70 वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। बंद की गई बसों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।
निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं निगम के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए निगम वाहनों का संचालन किया जाता है। निगम वाहन सेवाओं को संचालन अवधि में आय व्यय के आधार पर ही बंद किया जाता है, अतः आर्थिक नुकसान नहीं होता है। खंड 2 जी नहीं, जिला मुख्यालय डूंगरपुर से वाया मोदर पाली सोडा बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक पूर्व में निगम की ग्रामीण बस सेवा संचालित थी, जिसे कम आय एवं यात्री भार के कारण बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उप निगम बस सेवा का संचालन किया जाना का विचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र और गुजरात बॉर्डर से जो छात्र छात्राएं कॉलेज तक पढ़ने आते, प्रश्न पूछे सर वही जानना चाहता हूं मैं। इन्होंने बताया कि आय व्यय का भार यात्री भार के कारण बंद कर दिया गया है सर, लेकिन वहाँ बसें पहले चल रही थी, कंडक्टर टिकट। प्रश्न नहीं, आप बंद कर बैठे, आप सर सरकार शुरू नहीं करे। अगला प्रश्न सर, आय व्यय का भार हो तो मेरी तनख्वाह से आप ले लें, लेकिन बस चालू करें। नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं अंक पढ़े, उत्तर संसाधन उपलब्ध नहीं शुरू होगा। बेटे आप अगला प्रश्न श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न संख्या 87 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग लगभग 37 वर्षों से की जा रही है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय राज्यपाल जी और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद ही की जाती है। अतः उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के संबंध में जितने भी पत्र प्राप्त हुए हैं, वो परामर्श उसके प्रस्ताव बनवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को अग्रेषित कर दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श व पब्लिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के संबंध में कोई भी प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से में लंबित नहीं है। खंड 2। जी हाँ, ये सही है कि उदयपुर संभाग में अधिकांश आबादी जनजाति की है, जिन्हें न्याय प्राप्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अन्य न्यायालय उदयपुर में स्थापित हैं। कुछ मामलों में ही अपील हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जाने की आवश्यकता होती है। खंड 3। जी नहीं, प्रांतों में माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना जातिगत आधार पर नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये विषय उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इस बात को लेकर मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। ये जो हाई कोर्ट एट पटना, ये जो एस्टेब्लिश्ड हुई है, ये रांची में हुई है 1976 में। इसमें जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स में है, ए सर्किट बेंच ऑफ द पटना हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन रांची with effect from 6 March 1972 under the clause 36 of the latter end of the High Court. The branch was established to meet the need of the Adivasi population of the Chota Nagpur area in Bihar. The functioning of the circuit bench was causing considerable difficulties besides involved heavy expenditure. एंड ऑब्जेक्ट में जो पटना ने अपना जो रांची में जो बेंच स्थापित की, उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है कि छोटा नागपुर एरिया के आदिवासी लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके
इस कोर्ट को बनाया गया। मेरा भी आपसे यही आग्रह है, क्योंकि इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह विषय बहुत ही संवेदनशील है। इस पर विचार करने के लिए बराबर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और इस आधार से, ये जातीय आधार से नहीं है, उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए रांची की बेंच की स्थापना 1972 में हुई है, वैसे ही इसमें हो सके। एक दूसरा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये जो आपने रेफरेंस दिया है कि गठन में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार बनाया। इसमें महामहिम राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश महोदय की अनुशंसा के बात कही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल से भी इस बारे में अनुशंसा कर सकते हैं। एक दूसरा क्या है कि ये जो आपने आदिवासी बहुल क्षेत्र में होने से संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत विशेषाधिकार के तहत जनजातीय क्षेत्र को न्याय प्रशासन के लिए भी राज्य में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना की जा सकती है। शेड्यूल 5 का भी आप लाभ ले सकते हैं, और उसके लिए आप सीधा भी है ना कर सकते हैं। तो मैं इतना ही जानता हूं कि जो रांची में जो स्थापना हुई है बेंच की, उसके पीछे वहां के आदिवासी लोगों को राहत देने के लिए थी या नहीं थी, और थी तो क्या हमारे यहाँ इसको राहत देना चाहते हैं? रांची का तो सवाल आपने पूछा भी नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खंडपीठ एक ही जगह नहीं, कम से कम भी 22 जगह पर स्थापित की गई, और उसका प्रोसीजर यही है कि जितने भी प्रस्ताव हमारे पास आते हैं वो प्रस्ताव आते हैं डिटेल में। उदयपुर के भी जो सारे प्रस्ताव आए उसमें सब में जनजाति ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। उन प्रस्तावों को हमने उठा करके जो है चीफ जस्टिस के पास हाई कोर्ट में भेज दिया। तो ये है कि हाई कोर्ट अगर उन प्रस्तावों को मंजूर कर देता है और राज्य सरकार को वापस भिजवाता है, तो राज्य सरकार फिर राज्यपाल महोदय को लिखता है, लिखेगी, और लिखने के बाद जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर खंडपीठ की स्थापना होगी नहीं होगी ये राष्ट्रपति तय करेंगे। कुल मिलाकर प्रोसीजर ये है। अब आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि साहब वहां पर आदिवासी, रांची में आदिवासी की वो थी, होगी, उसका तो हम भी क्या कर रहे हैं, ये तो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल जी का प्रोसीजर यही है। वहाँ के राज्यपाल ने लिखा होगा, वहाँ की राज्य सरकार ने लिखा होगा, और उसको राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया होगा। इतने आपके 22 हैं, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह वगैरह, ये 22 जगह हैं। 22 जगह खंडपीठ की स्थापना हुई है, लेकिन राजस्थान में नहीं हो रही, और आज से नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपने ये भी पूछा है कि क्या प्रयास किए राज्य सरकार ने, मैं आपको बता देना चाहता हूं। राज्य सरकार ने जो लिखा उस पर 10 फरवरी 1997, 16 अप्रैल 2009 और 22 जुलाई 2009 इसको ही वहां के रजिस्ट्रार जनरल ने चिट्ठी लिख करके राज्य सरकार को बता दिया कि तीन बार हम 3 अलग अलग चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर चुके। वो उनका आपके जितने भी पत्र थे राज्य सरकार के जो फॉरवर्ड किए गए, ज्ञापन जो भी आए थे राज्य सरकार को जो मिले थे उनको फॉरवर्ड किए गए, उनको सबको दिखा चुके, और उन्होंने इसको कतई अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार करने के बाद भी राज्य सरकार ने एक नहीं कम से कम भी 17 पत्र लिखे हैं, और 17 पत्र में लेटेस्ट जो पत्र लिखा है वो 2019 में भी 4 पत्र लिखे हैं, और 2020 में भी 1 पत्र लिखा है, और 2021 में भी लिखा है, और 2022 में भी लिखा है। इतने प्रयास करने के बावजूद भी अगर चीफ जस्टिस इस बात के लिए तैयार नहीं होते और वो राज्य सरकार को वापस नहीं लिखते, तो राज्य सरकार भी असक्षम है, कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट, मैं आपको सबमिट। माननीय मंत्री जी, जो कटारिया जी ने प्रश्न पूछा उसमें एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को अधिकार है, क्या सरकार गवर्नर के माध्यम से, जिसमें शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, उसमें गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखने की कार्रवाई करेगी? ऐसा नहीं है साहब, मोटी बात यह है कि हमें चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है,
और चीफ जस्टिस अगर प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं, परामर्श को मंजूर कर लेते हैं, तो हम जो है राज्यपाल के पास भेजते हैं। ना प्रोसीजर यही है। माननीय मंत्री, मैं एक सिंपल कह रहा हूं मैं कि एक बार प्लीज आप बैठे एक सेकंड। सू मोटो गवर्नर कैन राइट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को ये अधिकार दे रखे हैं कि शेड्यूल एरिया के अंतर्गत वो अपनी बात को कर सकता है। क्या सरकार गवर्नर से कहेगी कि वो चीफ जस्टिस को लिख के इसका उपयोग लेने का उपयोग ले? दैट्स द क्वेश्चन। जो रिहेबिलिटेशन, ये आपका एक्ट है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51, उसमें ये प्रोविजन नहीं है। उसमें तो प्रोविजन सीधा सीधा ये है कि राज्य सरकार जो है वो लिखेगी बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस अगर परामर्श करते हैं तो जाकर के हम जो है राज्यपाल जी के पास जा सकते हैं। नहीं मंत्री जी, प्लीज, मैं आप सरकार का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का प्रोविजन कोट कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल प्रोसीजर फॉर गवर्नमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को अधिकार दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को अधिकार दे रखे हैं कि शेड्यूल एरिया के अंतर्गत वो सू मोटो बिना गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के भी कुछ एक्शन ले सकता है। क्या इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे? दैट्स ऑल। एग्जामिन करवा लेंगे साहब। अगला प्रश्न श्री भरत सिंह कुंदनपुर। अगला प्रश्न श्री ज्ञानचंद पारक। प्रश्न संख्या 89। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1, पाली जिले में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थायी प्रशिक्षक एवं संविदा पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अल्पकालीन खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करवाकर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। लहरीदास वैष्णव फुटबॉल स्थायी प्रशिक्षक, अमित कुमार जिम्नास्टिक स्थायी प्रशिक्षक 11/9/2018 से 17/8/2021 तक पाली में। अशोक कुमार अल्पकालीन प्रशिक्षक जिम्नास्टिक जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक। हिमांशु प्रिंकले सेन अल्पकालिक तीरंदाजी 2018 जनवरी से दिसंबर 2018 तक, सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 तक, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020। मोनी रानी अल्पकालिक प्रशिक्षक कुश्ती जनवरी 2018 से दिसंबर 2018, नवंबर 2021 से दिसंबर 2021। विजय चौधरी अल्पकालिक प्रशिक्षक बॉक्सिंग जनवरी 18 से दिसंबर 18। पीयूष वैष्णव अल्पकालिक प्रशिक्षक बैडमिंटन जनवरी 18 से दिसंबर 18, मार्च 20 से जुलाई 20 और दिसंबर 20 तक। प्रकाश सिसोदिया जनवरी 18 से दिसंबर 18, सितंबर 19 से अक्टूबर 19, दिसंबर 19 से दिसंबर 20 तक। विनोद कुमार अल्पकालीन प्रशिक्षक हैंडबॉल जनवरी 18 से दिसंबर 18। स्थायी प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की निर्धारित पे स्केल के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। श्री लहरीदास वैष्णव को पे स्केल L12, श्री अमित कुमार को पे स्केल L10 के अनुसार मासिक भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है। मैन पावर संस्था द्वारा पाली जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें 15,000 प्रतिमाह मानदेय नियत है। पाली जिले में अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों मानदेय हेतु परिषद द्वारा मैन पावर संस्था को किए गए भुगतान का विवरण 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 21 तक परिशिष्ट कै पर संलग्न है। खंड 3, संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षकों को भुगतान किए जाने के उपरांत क्रीड़ा परिषद में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के आधार पर राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा संवेदक संस्था को पुनर्भरण किया जाता है। वर्तमान में खेल प्रशिक्षकों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो पैरा 2 में उत्तर दिया है कि परिषद ने मैन पावर संस्था को पेमेंट कर दिया, पर मैन पावर संस्था ने उस प्रशिक्षक को पेमेंट किया कि नहीं किया, थोड़ा उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और वैसे आपने पैरा संख्या 3 में उत्तर दिया है कि संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षक को भुगतान किए जाने के बाद उसके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं तो ही उसको भुगतान किया जाता है।
उसने आपको बिल प्रस्तुत कर दिए लेकिन उसने भुगतान नहीं किया उन अस्थायी खेल प्रशिक्षकों का, तो क्या आप उस मैन पावर संस्था के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे? क्या आपको उसने फर्जी बिल पेश कर दिए? तीसरा, वर्तमान में आपके कितने खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं? ये जो आपके 5-6 साल से खेल प्रशिक्षक कार्य करे थे, आपकी सरकार आती आपने उनको हटा दिया, क्या आप इनको कंटिन्यू करेंगे और वापस काम पे लगाएंगे? इन बातों का जवाब दे दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि संस्था को भुगतान किया गया, क्या उसने प्रशिक्षक को दिया कि नहीं दिया। पहला तो मैंने खंड 3 में जवाब दिया है कि भुगतान किए जाने के उपरांत ही क्रीड़ा परिषद में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई उसके अंदर खोट है, कोई बेईमानी है और कोई शिकायत करेगा तो उसकी पूरी तरीके से जांच होगी। यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पहली बात। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। उत्तर नहीं सुनना, मंत्री बोल रहे हैं, क्या सीनियर आदमी आई नहीं है। यदि आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, पर जब तक शिकायत नहीं आएगी तब तक। आपने पूछा कि पूर्व में जो प्रशिक्षक लगे हुए थे उनको बीच में हटाया गया, क्या उन्हें वापस लगाने की मानसिकता रखती है सरकार की? नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2020 में जो कोरोना काल आया उसके बाद 7 महीने तक गाइडलाइन रही कि स्टेडियम चालू नहीं हो सके। 3 बार प्रतिबंध हुआ लगातार। 2 महीने काम चलता है, फिर एक लहर आती है और ऐसे प्रतिबंध हो जाते हैं कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को, बच्चों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। उसके कारण बीच बीच में काफी समस्याएं रही, लेकिन आज की तारीख में भी जब से वापस से ये सारी सीमाएं हटी हैं, 287 प्रशिक्षक राजस्थान में लागू हैं। पाली में 4, 2 परमानेंट और 2 टेम्पररी वापस चालू हो गए। राज्य सरकार की मंशा है कि इसको बढ़ाकर 500 प्रशिक्षक तक पूरे राजस्थान में किया जाए। पूर्व में जो काम कर रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर लोग नेशनल मेडलिस्ट थे, वो आउट ऑफ टर्न से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही राजस्थान की लोकप्रिय योजना रही है, आउट ऑफ टर्न से, वो सब नौकरी लग चुके हैं। वो सब गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें संशोधन करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल पार्टिसिपेंट्स को भी इसमें अलाउ किया जाए। एनआईएस ज्यादातर हम लोगों ने ये जो 287 लगाए हुए हैं, तकरीबन एनआईएस जिन्होंने भी अप्लाई किया हमने सबको लगा दिया है। आगे भी यदि कोई कोच अप्लाई करेगा तो हमें कोई हर्ज नहीं उसको लगाने में। हम चाहते हैं कि खेल सुविधाओं में प्रशिक्षण बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय को, आपने कहा शिकायत नहीं आई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, सदन से दे रहा हूं जानकारी आपकी। वो शिकायत करे नहीं करे, उसने कितनी बार की, ये विषय नहीं है। हिमांशु है, उसको अप्रैल 2020 से भुगतान नहीं हुआ। जब उन्होंने कह दिया है आप शिकायत करो, कार्रवाई होगी। अब इसको असेंबली में डिस्कस प्लीज, यू हैव अ राइट। प्लीज जानकारी नहीं, इस तरह का हाउस इज नॉट मेंट फॉर दिस। आप लिख दें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह रावत, कोई बात नहीं, उनको आगे ले लिया पुष्पेंद्र जी ने। अध्यक्ष महोदय, नहीं, क्यों आप इनको तकलीफ दे रहे हैं? आप खुद ही माननीय सदस्य जल संसाधन मंत्री, प्रश्न संख्या 1349। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1349 के डब्बे को वहां तक पहुंच गए आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सुराघाटा फीडर निर्माण कार्य अकाल राहत योजना अंतर्गत 1963 में शुरू किया गया था, जिसके निर्माण की स्वीकृति व्यय की गई राशि का विवरण वर्षवार परिशिष्ट ए पर अंकित है। खंड 2 सुराघाटा फीडर के मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा 22/5/2018 को राशि 289 लाख रुपए वाटर हार्वेस्टिंग मद से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नाबार्ड से वित्त पोषण प्राप्त होने की शर्त पर जारी की गई थी, परंतु नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है। खंड 3 सुराघाटा फीडर के मरम्मत का कार्य वित्त संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना विचाराधीन है। प्रश्न नहीं कुछ भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें मेरा ये निवेदन है कि इस फीडर के ऊपर सरकार ने अब तक 10 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। ये आपका जवाब है।
माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि अभी तक भी वो पानी पूरा जिस जगह पर प्रस्तावित था वो नहीं पहुँच पाया है। इस प्रकार की कछुआ साल सरकार किस प्रकार इस पैसे का दुरुपयोग करती रहेगी और ये पानी कब तक पहुँच जाएगा, ये आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1963 और 2022 इसमें सबकी सरकारें रही हैं और ये कार्य सर माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत कठिन कार्य है। जब भी इसकी खुदाई की जाती है तो मिट्टी और पत्थर इसका स्लाइड होकर वापस भर जाता है। मैंने जब ये मेरी संज्ञान में आया, मैंने अधिकारियों से बुलाकर बात की है, आगे इसकी योजना बनाकर हम ये कोशिश कर